है बच्चों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स एंड सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 और ये लास्ट लेक्चर होगा। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? देखो, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, किसी चीज का ना बदलना। मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब किसी बॉडी के पास अगर मास है और हम उसे पीछे से धक्का दें तो उसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम। कि अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं तो उसके पास मास होने के साथ साथ वेलोसिटी भी है, तो मतलब उसके पास अल्टीमेटली क्या चीज है? मोमेंटम है। तो अब इस मोमेंटम को कंजर्व कैसे किया जाएगा? कंजर्व मतलब वो कौन सी सिचुएशन है जिस सिचुएशन पे मोमेंटम कंजर्व रहे, है ना? तो कंजर्व होने का मतलब है कि किसी सिस्टम को मोमेंटम कांस्टेंट कब रहता है। तो देखो, अगर किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अगर वो जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो कर दे तो सिस्टम का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो ये है और ये है, ये दोनों बॉल आगे आपस में टकरा गई। ये दो मार्कर है, एक मार्कर ये रहा, एक मार्कर ये है। दोनों v1 v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना? और ये दोनों टकराए, टक्कर के बाद फिर चले, या तो वेलोसिटी तेज होगी या वेलोसिटी ज्यादा कम होगी, है ना? तो इस सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम क्या कह सकते हैं? हम कंजर्व कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कंजर्व? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, है ना? तो यही बात है आज हमें करनी है लेक्चर में। बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा। हो सके तो कॉपी पेन निकाल कर नोट्स बनाना स्टार्ट करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना? सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मतलब जो एक ही लाइन में हो, लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक? चलो भाई, जैसे मान लो हमारी कोई बॉडी है ना? ये हमारे पास क्या है? कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है। अगर सिस्टम पे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम किसी भी चीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज की अगर हम स्टडी करें तो सिस्टम कहलाएगा। अब चाहे वो एक चीज हो, चाहे वो 10 चीज हो, चाहे वो 1000 चीज हो। मतलब अगर मैं एक बॉल की बात करूं, ये मेरे लिए एक सिस्टम है। लेकिन अगर मैं एक डिब्बे में भर के 3-4 बॉलों की बात करूं और उस डिब्बे की स्टडी करूं तो डिब्बा मेरे लिए सिस्टम है। जबकि बॉल कितनी सारी हो गई? आज 4-5 बॉल हो गई। मतलब अगर कई सारी बॉल रख दूं मैं यहाँ और इसे पूरे को सिस्टम कंसीडर करूं, इस पूरी चीज को एक चीज कंसीडर करूं, तो ये पूरी चीज एक सिस्टम कहलाएगी। सिस्टम का मतलब कि जिसके अंदर सारी चीजें एडजस्ट हो जाए, जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो हम यहाँ किसकी स्टडी कर रहे हैं? इस बॉल की, तो एक सिस्टम है। यहाँ किसकी स्टडी करेंगे? इस बीकर की, तो एक सिस्टम है। यहाँ किसकी स्टडी करेंगे? इस पूरे होल सिस्टम की, तो एक सिस्टम है ना? तो वही मैं बात बताना चाह रहा हूं आपसे कि ये क्या चीज? एक बॉडी है। अगर इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एफ एक्सटर्नल क्या हो? जीरो। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, एम ए वी ए वेलोसिटी, हम जानते हैं क्या? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, what it says the net external force is equal to rate of change of momentum, मतलब dp अपॉन dt। यही होता है ना? अरे सेकंड लॉ तो यही होता है, ठीक? अब f एक्सटर्नल इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं? ये dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m2v2 माइनस m1v1 अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्सटर्नल लिखेंगे फॉर कंजर्व मोमेंटम, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना जरूरी है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन a system, then the momentum of the system is always remain conserve या remain constant। तो यही बात हमने की, तो एक्सटर्नल फोर्स रखो यहाँ जीरो,
तो जैसे जीरो रखेंगे इस एक्सटर्नल को यहाँ पे, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा m2v2 माइनस m1v1 अपॉन dt, और dt जाएगा यहाँ, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m1v1 या m1v1 इक्वल टू m2v2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो हम डायरेक्ट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा सकते हैं, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना, ये चीजें हैं। तो अगर मोमेंटम के मैं डेफिनेशन लिखनी, उसके प्रिंसिपल लिखना हो तो क्या होगा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल होगा इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स applied on a system, then the momentum of system always conserve, momentum of system always conserve। ये बात होती है भैया इसके प्रिंसिपल की। तो आया समझ में, कोई दिक्कत? अब इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? वहीं यूज होगा जहाँ एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, जहाँ सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा वहाँ क्या यूज होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहाँ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे रॉकेट्स में, गन में, कोलिजन में, इन सारी चीज़ों में लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हेडिंग लिखो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो कैसे करेंगे हम एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, चलो तो ये करते हैं अब, देखो, है ना। तो पहली क्या है? पहला तो कोलिजन, पहला क्या है? कोलिजन बिटवीन द बॉल्स। पहला एप्लीकेशन क्या है? कोलिजन बिटवीन द बॉल्स, कोलिजन बिटवीन द बॉल्स, कोलिजन और टक्कर, कोलिजन बिटवीन द बॉल्स। देखो भाई कैसे लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो हमारे पास दो बॉल है, एक सिचुएशन है हमारे पास, यहाँ एक बॉल है हमारे पास, ये एक बॉल ये रही यहाँ, ठीक, ये ऐसे चल रही है u1 वेलोसिटी से, इसका मास है m1, ये आगे को चल रही है इसी डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से, इसका मास है m2। ठीक है, दोनों चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ, सही है, सब बढ़िया है। अब हुआ क्या? अगर इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर पहली वाली बॉल की वेलोसिटी दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा? ये एक मारकर ये आगे चल रहा, ये पीछे जा रहा, टक्कर मारेगा। अगर पीछे वाला ज्यादा तेज चले तो टक्कर होगी नहीं होगी? कोलिजन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ हुआ कोलिजन। अब थोड़ी देर बाद क्या हुई? टक्कर हुई, ये ऐसे, ये ऐसे। क्या है ये? ड्यूरिंग कोलिजन टक्कर हो गई, क्योंकि ठीक। क्या होगा अब? ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन टक्कर हो गई। अब क्या होगा? अब ये वहां अपनी वेलोसिटी दे देगा, क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। तो मतलब ये होगा जैसे ही टक्कर होगी तो ये अपनी वेलोसिटी इसे दे देगा, ये अपनी वेलोसिटी इसे दे देगा, यार सिंपल है। तो होगा क्या? मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसे छोड़ो, क्या होगा? हमें इतना पता है कि जब टक्कर होगी तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये u1 से चल रहा है, u2 से चल रहा है, टक्कर होने के बाद बदलाव तो होगा, चेंज तो होगी। तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे नई सिचुएशन आई आफ्टर कोलिजन, ये यहाँ बॉडी, ये यहाँ बॉडी। अब ये किससे चलने लगी? इसकी वेलोसिटी मान लो चेंज हो गई, तो कितनी हो गई? v2 हो गई, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब v1 हो गई, मास m1 ही है। ठीक है, ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। क्या हुआ? ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इस होल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है? इस सारे प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट है, क्या? मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम कंजर्व है। कैसे पता चला? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देखो कहाँ है एक्सटर्नल फोर्स? ये ऑलरेडी वेलोसिटी v1 से चल रही है, u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, चल पड़ी, उसके बाद टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया हमने। जब फोर्स नहीं लगा तो सिस्टम को मोमेंटम क्या हुआ? कंजर्व। इसे वी कैन कंसीडर एज ए सिस्टम, वी कैन कंसीडर इट एज ए सिस्टम। और इसी में क्या मान सकते हैं? थोड़ी देर के लिए सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका मास कितना होगा यहाँ वाले का? m1
यहाँ वाले का m2, ये तो वही है। ठीक, तो लगाओ भाई, क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, वही तो मोमेंटम कंजर्वेशन है। ठीक है, तो टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना, पूरे सिस्टम का मोमेंटम लेना है, P है ना, सिस्टम इक्वल टू P सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, बिफोर कोलिजन। तो कितना होगा इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, ये m1v1 प्लस m2v2। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इस आराम से, m1 वाले एक तरफ, मतलब ये फॉर्मूला है, कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर कोई कोलिजन का क्वेश्चन आएगा तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्व है। ठीक, अब यहाँ देखो m1 वाले एक तरफ कर लो, या m1 वाले एक तरफ करेंगे तो ये m1 से यहाँ ले आओ, इसको उठा करके यहाँ ले आओ, उसको उठा करके वहाँ लेके जाओ, तो क्या होगा, देखो m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। यहाँ से m1 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, v2 माइनस u2। ठीक है बात, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जब कोलिजन होता हो दो बॉडीज में क्या होता है, कोलिजन। तो कोलिजन का पहला एप्लीकेशन है, यहाँ हम डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, समझ में आया। ठीक, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है गन एंड बुलेट। क्या है, गन एंड बुलेट। देखो इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास एक गन है, जब गन फायर करते हैं हम, गन से कुछ बुलेट को फायर करते हैं, तो हमें पता है कि जैसे बुलेट आगे निकलती है तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है। इसलिए कहते हैं कि जो सिपाही होते हैं वो कंधे पे बंदूक रखते हैं, तब जा करके फायर करते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कोई पीछे का झटका हो तो हमारा कंधा झेल ले, है ना। अगर कंधे पे नहीं रखा तो मुंह पे रख सकती है, अगर ऐसे पकड़ेंगे नाड़ीपन में इस तरह से तो मुंह पे लग सकती है, तो मुंह टूट सकता है। इसलिए यहाँ पहले कंधे पे टिकाते, स्टेबल करते हैं उसे, उसके बाद फायर करते हैं, है ना। वो दो नाली जो होती है, देखा होगा आपने, बॉर्डर पर लड़ते हैं सिपाही, जिससे जो माउजर होती है, माउजर ऐसे हाथ से लगा कर करते हैं, तो कहते हैं कि हाथ टेढ़ा रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम पिस्टल को फायर करेंगे तो क्या होगा, आगे जो बुलेट नहीं लगेगी, पीछे को एक इम्पल्स लगेगा, पीछे को एक झटका लगेगा। वो झटका जो लगेगा, अगर वो हाथ से पार हो तो हड्डी टूट सकती है। इसलिए हाथ को मोड़ के रखेंगे थोड़ा, तो वो ऐसे पार हो जाएगा, तो हाथ ऐसे मुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टूटा तो नहीं। और सीधा रखोगे बिल्कुल तो सारा फोर्स इसमें क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो हड्डी टूटने के खतरा रहता है। तो यहाँ भी किसका कॉन्सेप्ट लगता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो जरा यहाँ कैसे, मान लो हमारे पास एक गन है, ये हमारे पास एक गन है, बुलेट इसके अंदर इस टाइम, इस गन का मास है मान लो कैपिटल M, इस बुलेट का मास है मान लो कितना, स्मॉल m। ठीक, ये बिफोर फायरिंग है। क्या है, बिफोर फायरिंग। अभी तो कोई फायर ही नहीं किया। अब होगा क्या, हमने जैसे फायर किया तो बुलेट तो वहीं की वहीं, गन तो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, ये गन तो वहीं की वहीं है, बुलेट बाहर आ गई, बुलेट का मास अब कितना हुआ, m, गन का कितना है, कैपिटल M। यहां इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इस गन की जो वेलोसिटी होगी वो पीछे को होगी, क्योंकि झटका लगेगा पीछे को, मान लो वो u वेलोसिटी है। बुलेट की कहां को, आगे को, मान लो वो v वेलोसिटी है। बुलेट आगे को भागेगी, गन पीछे को जाएगी, है ना, इंपल्स के कारण। अब लगाते हैं यहाँ क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। यहाँ देखो मोमेंटम कंजर्व है, कैसे पता लगा मोमेंटम कंजर्व, कोई फोर्स ही नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं। जितना बुलेट फोर्स पे लगाया उतना बुलेट ने पीछे को लगा दिया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। अगर नेट फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहाँ मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो लिखाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखेंगे मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है, अगर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर फायरिंग,
इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक, बिफोर फायरिंग में मोमेंटम क्या होगा, देखो इसका m, गन के अंदर ही है ना बुलेट, तो टोटल मास m प्लस m इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी, 0। अरे वेलोसिटी थोड़ी इस टाइम गन के अंदर, गन तो रुकी खड़ी है, वेलोसिटी थोड़ी ना होगी। ठीक, इक्वल टू यहाँ बात करते हैं इसका m, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पीछे की तरफ को है तो माइनस u लेंगे, प्लस इसकी वेलोसिटी, इसका मास स्मॉल m, वेलोसिटी आगे की तरफ का तो v लेंगे। वेलोसिटी पीछे, वेलोसिटी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन जरूरी है, पीछे वाली नेगेटिव, आगे वाली पॉजिटिव, नेगेटिव हो गई। ये 0 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो गन रेस्ट पे है, तो 0 इक्वल टू वहाँ क्या बचा, m u प्लस m स्मॉल v। यहाँ ले आओ तो m u इक्वल टू m v। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास गन और बुलेट वाला। अगर यहाँ से हमें किसी की भी स्पीड निकालनी हो, गन की, बुलेट की, मास और कुछ भी, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आई बात समझ में। ये कुछ एग्जांपल थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। और एग्जांपल भी होते हैं, जैसे कि रॉकेट का, रॉकेट जब उड़ता है तो उसके पीछे से गैस निकलती है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है इस पूरे प्रोसेस में, और वहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्यूल खर्च की, जो भी चीज़ें हैं ये, है ना, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक, चलो लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल ऑन दैट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कहा है ये एक बॉल है, इस बॉल का मास है 5 kg, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक बॉल है, 2 बॉल है, इसका मास है 5 kg, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल है, इसका मास है 3 kg, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। आप लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये सेकेंड बॉल है, फर्स्ट बॉल है, बॉल सेकेंड बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल फर्स्ट। कोलिजन के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो पहली बॉल की वेलोसिटी बतानी है हमें, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कोलिजन का केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ। तो लगाओ भाई, लिखेंगे हेयर मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो नाम लिखते हैं वेलोसिटीज के। देखो इनिशियली, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, पी इनिशियल क्या लिखेंगे, m1, इसे मान लो m1 मास है, ये क्या है u1, ये है m2, अभी लिखा ना फॉर्मूला वो, ये है u2, तो m1 u1 प्लस m2 u2। अब लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो जाएगा p फाइनल। इसे क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 v2 कहते हैं उन्हें। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो मतलब p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, p फाइनल। लगाएंगे क्या, m1 u1 प्लस m2 u2। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर याद होगा तो, ठीक है, m2 v2। m1 की वैल्यू कितनी है 5, u1 कितना है 2, m2 की वैल्यू 3, u1 कितना है 1, m1 कितना है 5, v1 कितना, टक्कर के बाद v1 तो निकालना है, प्लस m2 कितना है 3, v2 कितना, टक्कर के बाद वेलोसिटी 3 हो गई तो 3, 5 2 10 प्लस 3 इक्वल टू 5v1 प्लस 3 3 9। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 प्लस 3 13 माइनस 9 इक्वल टू 5v1। तो 5v1 विल बी इक्वल टू 4, या v1 की वैल्यू 4/5, या v1 विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से बॉल दूसरी वाली मूव करेगी, क्योंकि सारी वेलोसिटी तो पहली वाली को दे देगी वो अपनी। तो आई बात समझ में, कैसे हम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा के कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देख लो, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक। और देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम।
देखो यहाँ मान लो बॉल्स की डायरेक्शन चेंज हो, है ना, बॉल्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही हो। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में कुछ इस तरह से है सिस्टम। ये है एक बॉल ये रही, एक बॉल ये रही। ये बॉल यहाँ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये बॉल भी इसके तरफ को आ रही है 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मास है m1 का 8 kg, इस बॉल का मास है m2 6 kg। ठीक है, क्या होगा फिर? टक्कर होगी, टक्कर हुई, टक्कर आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इसमें लिखा है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 बिकम्स 3, इस दूसरे वाली बॉल की वेलोसिटी 3 हो जाती है दोबारा से। वही क्वेश्चन वही है सेम, बस चेंज कर दिया हमने पैटर्न थोड़ा सा, है ना। तो 3 हो गई, तो हमसे पूछा गया वेलोसिटी इस वाले बॉल की फाइंड करनी है। तो देखते हैं भाई, फिर भी इसमें सिस्टम तो वही है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। तो लगाएंगे वही क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लगाओ सेम, m1 कितना है 8, u1 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 6, u2। अब देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे, अपोजिट आ रही है। अगर अपोजिट आ रही है तो नेगेटिव साइन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so we have to put it with the help of with direction, डायरेक्शन मतलब विद साइन। अब अगर ये इस तरफ को जा रही तो पॉजिटिव, तो अगर इस तरफ को आ रही तो इट विल बी बिकम नेगेटिव, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू m1। अब m1 कितना है, फिर से वही 8। ठीक, अब टक्कर हो गया, फिर दोनों साथ चलिए अपोजिट चलिए, हमें नहीं पता, दोनों साथ चलिए, टक्कर के बाद ये क्या लिखना पड़ेगा भैया इंफॉर्मेशन, व्हेन they moves in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने लगी टक्कर के बाद। मतलब अब ये और ये ऐसे ही चलने लगी यहाँ को दोनों, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो अब तो देखो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लगी। तो m1 v1 प्लस m2 कितना है 6 और v2 कितना है, सेकंड बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 3, तो 3 लिख दो यहाँ। तो हुआ क्या, देखो 8 4 32 माइनस 48 इक्वल टू 8v1 और प्लस 24 18। यहाँ ले आओ इसे भी उठा करके, तो 32 माइनस 48 माइनस 18 इक्वल टू 8v1। कितना आ जाएगा 32 माइनस 50 64 इक्वल टू 8v1। तो 8v1 इक्वल टू माइनस 32 या 8 4 तो v1 विल बी इक्वल टू माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हमने जो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करी ये गलत करी, मतलब चलेंगे अभी अपोजिट एक दूसरे के। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों चलेंगे अभी भी अपोजिट ही, और किसकी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। गन बुलेट का भी न्यूमेरिकल कोई आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक गन ऑफ मास 2 kg having a bullet of mass 50 gram as it fires a bullet then the velocity of bullet is 100 meter per second. Find velocity of gun. Velocity of gun. गन की वेलोसिटी बतानी है। बुलेट की वेलोसिटी अगर 100 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब एक 2 kg की गन है, उसके अंदर क्या है, बुलेट है, उन्हें फायर किया, बुलेट फायर हुई कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। तो गन पीछे को जाएगी तो कितनी वेलोसिटी जाएगी बताना। हम सब जानते हैं वही मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो मास ऑफ गन u इक्वल टू मास ऑफ वेलोसिटी बुलेट, यही बोल रहा है, एम यू इक्वल टू एम वी।
ये m किसका मास है, गन का, कितना 2 kg, 2 लिख दो। वेलोसिटी गन की निकालनी है। मास ऑफ बुलेट कितना 550 ग्राम। अब ये ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻3। वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 100 लिख दो। 2u इक्वल टू कितना जाएगा, देखो ये 5, या u विल बी इक्वल टू 5/2, 2 से काटेंगे 2.5, तो वेलोसिटी ऑफ गन विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल हो चुका है। न्यूमेरिकल की एक वीडियो अलग से भी पोस्ट कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए मेरा ऐसा हाल है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू।